हाय एवरीवन, आई नो आई एम अ बिट लेट इन अपलोडिंग दिस वीडियो, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ हम सब के लिए। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने अर्लियर वीडियोस में, दैट वाज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, जिसमें से एक हमने डिस्कस कर लिया है विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी को कवर करेंगे, और हमारे थर्ड वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को कवर करेंगे। ठीक है, और ये डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्री में आपका केस का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये केस किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। सिर्फ ये 3 डॉक्ट्रिन्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये सारे आपके डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपसे पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इन डॉक्ट्रिन्स को ध्यान में रखना, कौन से केसेस रिलेटेड है इनसे। इन सारे केसेस के फैक्ट्स नहीं, अगर आप एक केस का भी फैक्ट, अगर आपको मेंस में पूछ लिया जाता है, आप एक केस का फैक्ट लिख देते हो, डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन कर देते हो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और प्री में तो आपको बस केस का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी के बारे में पहले आपको बताऊं। सिवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से किसी एक छोटे से पोर्शन को हम अलग करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिवरेबिलिटी। हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं जब, दैट इज़ नोन एज टू सिवर। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी का हमारे लॉ फील्ड में क्या काम है? ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ एनैक्ट किया, ठीक है, अब उस लॉ का कोई एक छोटा सा पार्ट है या फिर कोई एक छोटा सा सेक्शन है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट वायलेट्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या कहीं से भी लॉजिक बनता है कि आप उस पूरे के पूरे लॉ को, जो कि इतना एफर्ट, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उस पूरे के पूरे लॉ को ही आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो? कहीं से ये लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया है कि अगर कोई एक लॉ है, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसका एक कोई छोटा सा सेक्शन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन इट इज़ बेटर टू रिमूव दैट पार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, और बाकी का जो आपका लॉ है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट कैन स्टैंड बाय इट्स ओन, तो फिर उस बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड ओनली the provision which violates any of the provisions of the constitution should be removed from that whole part। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अब किहोटो होलोहोम वर्सेस जसेल-हू का केस है, इसको डिस्कस करती हूँ ताकि आपको ये डॉक्ट्रिन और क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1986। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी आपसे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और 10th शेड्यूल के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ चीज़ बताती हूँ, डील किसके साथ करता है। 10th शेड्यूल जो है ये हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके डिसक्वालिफिकेशन के साथ डील करता है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल जो है ये पैराज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसका जो पैरा 7 है वो ये कहता था कि जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन का क्वेश्चन अराइज होगा, तो उसका जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट विल बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, मतलब कि जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन का क्वेश्चन अराइज होगा, तो उसका जो फाइनल अथॉरिटी, उस चीज़ को फाइनली डिसाइड करने की अथॉरिटी जो है वो स्पीकर को दे दी गई। ठीक है, और किसी भी कोर्ट के पास उस मैटर से रिलेटेड कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब ये मामला आपके कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट कहती है कि ये जो पैरा 7 है ये तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्ट का पावर है जुडिशल रिव्यू का, ठीक है, किसी भी जुडिशल रिव्यू का पावर मैंने आपको बताया है, आप प्लीज़ मेरे अर्लियर वीडियोस को रेफ़र करिएगा इसके लिए। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी लेजिस्लेशन को जब भी कोर्ट रिव्यू करती है ये देखने के लिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये आपका जुडिशल रिव्यू का पावर है, जो कि 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, 226 में हाई कोर्ट्स को दिया गया है। ठीक है, तो वापस से टॉपिक में आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो मतलब कोर्ट जो है इन मतलब डिसक्वालिफिकेशन जो मेंबर्स का होगा उनसे रिलेटेड
उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं और फाइनल अथॉरिटी जो है वो स्पीकर है, तो फिर ये तो मतलब जुडिशल रिव्यू को बार कर रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 10th शेड्यूल है पूरा माइनस पैरा 7 इज़ कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट कैन स्टैंड बाय इट्स ओन। इट विल बी नॉट लेफ्ट मीनिंगलेस इफ पैरा 7 इज़ रिमूव्ड, ठीक है। तो यही आपका इस केस का फैक्ट है, ठीक है, कि होटो होलो वर्सेस रसेल हू का केस है, ठीक। इसमें कुछ और भी केसेस हैं, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। एक है आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसरा का, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC का, एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, और अभी जो मैंने आपको जिस केस के फैक्ट्स बताए कि होटो होलो वर्सेस रसेल हू का केस है, ठीक है। इन केसेस को बस आप ध्यान में रखिएगा, इसके अतिरिक्त कोई और इम्पॉर्टेंट केस नहीं है इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट केसेस बता दिए, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई केस पूछ लिया जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा केस है, ठीक है। तो बस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसी के साथ डील करता है, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा मेरे ख्याल से, कि जब भी कोई लॉ इनैक्ट होगा, अगर उसका कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको सिर्फ रिमूव किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इसमें इम्पॉर्टेंट बता दूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रिमूव कर रहे हो, द रेस्ट ऑफ द इनैक्टमेंट, द रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन शुड नॉट बी लेफ्ट मीनिंगलेस, ठीक है। अगर रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज लेफ्ट मीनिंगलेस, देयर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विल नॉट अप्लाई। एंड इन व्हाट केसेस the rest of the portion will be left meaningless is जहाँ पे the constitutional part and the unconstitutional part are mingled in such a way that if you remove the unconstitutional part, the rest of the portion will be left meaningless. Their doctrine of severability will not apply and the whole enactment, the whole legislation will be declared unconstitutional. Okay? तो इसको मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इस तरीके से मिक्सड अप है, खुले हुए हैं, कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रिमूव करते हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उन केसेस पे नहीं अप्लाई होगी, बल्कि कि पूरा का पूरा जो लॉ है उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और आप प्लीज़ मुझे अब आगे से कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे मेरे वीडियोस चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगी उन टॉपिक्स पे। और वैसे जो मुझे समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं वो तो अपलोड करती ही रहूँगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।